Good morning to all students. Today date is 10th June. Class 9th. Subject is SST and sub-subject is history. In our previous video we have discussed about the French Revolution, in which we have discussed how the condition became worse in France, which converted into a revolution. Today we will start the new topic, the outbreak of revolution. Let's start. Louis XVI had to increase taxes for reason you have learned in the previous section. Louis XVI जो थे, इन्होंने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया. रीजंस क्या रहे ये हमने पहले देखा था. पता है ना, सभी को रिमेंबर होगा कि लुइस 16 को जो ट्रीजर मिला था वो एम्प्टी था. पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही थी, जिसके कारण उन्होंने क्या सोचा कि हम जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा दें. किस लिए? केवल अपने कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, बल्कि ना कि इसलिए कि क्या करें, जनता की उससे कुछ भलाई हो. एक इनकी जो पत्नी थी मैरी एंटोनेट, शी इज़ फॉन्ड ऑफ केक. जो मैरी एंटोनेट थी ये क्या थी, ये भी बड़ी शौकीन थी. क्या खाती थी? एक केक खाती थी. केवल मॉर्निंग में केक चाहिए, आफ्टरनून में केक चाहिए और शाम को डिनर में भी क्या चाहिए? केक. तो क्या हुआ, हमने पढ़ा ना कंडीशन की जो जनता थी वो ब्रेड के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो गए, जिससे कि जनता भूखों मरने लगी. तो एक दिन जनता जो है गुस्से में आके जो हाथ में पड़ा डंडे लाठियाँ लेके महल की तरफ आए. और जब जो गार्ड्स थे उन्होंने देखा कि जो भीड़ में गुस्साई हुई जनता जो है महल की तरफ बढ़ती चली आ रही है, तो रानी को इन्फॉर्म करते हैं कि जनता चली आ रही है लाठियाँ लेके. तो रानी कहती है क्यों, क्या हो गया, क्यों लाठियाँ लेके आ रही है जनता? तो बताया बोली जनता भूखी है. बोले अच्छा भूखी है तो ऐसा करो कि केक बंटवा दो. अब बताओ कि पूरे देश को ही हैंडल करने वाले लोग थे और इन्हें ये भी नहीं पता कि कॉमन जो पीपल हैं उनकी बेसिक नीड क्या है. वो ब्रेड जो केक है उन्हें सम टाइम 1 और 2 टाइम मिल जाए पूरे होल ईयर में बहुत बड़ी बात है. यहाँ वो रोटी की डिमांड कर रहा और ये कह रही सभी को क्या बंटवा दो, केक. तो मैरी एंटोनेट भी काफ़ी लग्जीरियस लाइफ को इसमें जो है जीती थी. तो यही कुछ रीजंस थे कि अपने जो खर्च थे, जो एक्सपेंस थे, उनको मेंटेन करने के लिए क्या किया गया, टैक्सेस को इन्होंने बढ़ाने के बारे में सोचा. चलिए, हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? और क्या आप सोच सकते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? देश में इस तरीके के हालात फैले हुए हैं, जनता के पास खाने के लिए भोजन नहीं है और वो टैक्सेस को इंक्रीज कर रहे हैं. इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड राइम द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन. ओल्ड राइम जो पुरानी शासन व्यवस्था थी उसके अनुसार राजा अपनी मर्जी से, केवल अपनी अकेली मर्जी से टैक्सेस को नहीं बढ़ा सकता, यानी अपनी मनमानी नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए एक यूनियन बनाई गई थी. उसमें भी वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद ही डिसाइडेड होगा कि आप टैक्स को लगा सकते या नहीं. रादर ही हैड टू call a meeting of state general which would then pass his proposal through Newton. यानी कि जब भी उन्हें टैक्सेस बढ़ाने होंगे तब उन्हें स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलवाना होगा और इस मीटिंग में सबकी सहमति बनेगी तभी वो टैक्सेस को बढ़ा पाएगा, अदरवाइज नो. द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. स्टेट जनरल क्या थी? पॉलिटिकल बॉडी थी, एक राजनीतिक संघ था जिसमें तीनों स्टेट के लोग इकट्ठे होते थे. तीनों स्टेट, थोड़ा रिमेंबर करिए, फ्रांस जो था वो 3 स्टेट में डिवाइडेड था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट. तो तीनों स्टेट के जब लोग आएंगे और वो उसमें अपनी सहमति दिखाएंगे तब तो टैक्सेस जो हैं लगाए जाएंगे, अदरवाइज नहीं. However, the monarch alone could decided when to call a meeting of this body. बस जो मोनार्च था, जो राजा था, उसे केवल इतना अधिकार था कि वो मीटिंग को बुला सकता था. वो ये डिसाइड कर सकता था कि हमें मीटिंग कब बुलानी है. द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614. जो लास्ट टाइम, जो पिछली मीटिंग थी वो कब हुई थी? 1614 में हुई थी. उसके बाद कोई स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं हुई. On 5th May 1789,
5 मई 1789 को लुईस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो लुईस 16 ने भी क्या किया, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलवाया और एक प्रपोजल दिया कि हमें न्यू टैक्सेस जो हैं लगाने हैं। अ रिप्रेजेंटेंट हॉल इज इन वर्साइल वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट। वर्साइल में एक बड़ा सा हॉल तैयार किया गया, जितने भी इसके प्रतिनिधि आने थे उसकी सेवा में। द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में कितने मेंबर्स थे, 300, हु वर सीटेड इन अ रो फेसिंग ईच अदर, जो कि एक रो में बैठे हुए थे, उनके जो फेस थे वो जस्ट एक दूसरे के सामने थे। While the 600 members of the third state had to stand at the back, बल्कि वहीं पे जो थर्ड स्टेट था उसके मेंबर कितने थे, 600 मेंबर्स थे और उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें पीछे खड़ा रहना पड़ता था, उनके लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। The third state was represented by its more prosperous and educated member। जो थर्ड स्टेट था उसका प्रतिनिधित्व, उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता था, उसका रिप्रेजेंटेशन करते थे जो प्रॉस्परस, जो धनी मेंबर्स थे, जो पढ़े लिखे मेंबर्स थे, वो उसका प्रतिनिधित्व करते थे। पीजेंट्स, आर्टिसियंस एंड वुमेन्स वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जो पीजेंट्स थे, जो आर्टिसियंस थे और वुमेन्स थी, वो असेंबली हॉल में एंटर नहीं कर सकती थीं। हाउएवर देयर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम। केवल एक चीज़ थी कि जो उनकी डिमांड्स थी, उनको जो उनकी मांगें थीं, उनको सभी के सामने लेटर्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता था, सबके सामने बताया जाता था कि मांगें इनके द्वारा रखी जा रही हैं। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। जो स्टेट जनरल की पिछली मीटिंग्स होती थी उसके अनुसार प्रत्येक स्टेट का एक वोट होता था, है ना, प्रत्येक स्टेट का एक वोट होता था। दिस टाइम लुईस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। और जो पिछला होता चला आया, लुईस 16 में ने भी उसी को कंटिन्यू रखा कि जैसे उनके पूर्वज करते चले आए वैसे ही किया। बोले हमारे पूर्वजों ने कहा है कि प्रत्येक स्टेट का एक वोट होगा, फर्स्ट स्टेट का एक, सेकंड का एक, थर्ड का एक, बोले हम भी यही करेंगे। दिस टाइम Louis XVI was determined to continue the same practice, but members of the third state demand that voting now be conducted by the assembly as a whole। बट इस बार जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने एक अपनी अलग ही डिमांड रखी। बोली पुरानी प्रैक्टिसेस नहीं चलेंगी, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही, बोले नहीं, अब ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक स्टेट के एवरी मेंबर का एक वोट होना चाहिए, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं सभी को वोटिंग का राइट होना चाहिए। This was one of the democratic principles put forward the philosophers like Rousseau in his book The Social Contract। This was the first democratic, ये पहला प्रजातांत्रिक सिद्धांत था जो कि फिलोसफर्स के द्वारा रखा गया। उसमें भी सबसे पहला नाम किसका आता है, जीन जैक्स रूसो, यानी रूसो ने ये अपना विचार दिया। और किस में दिया, इनकी बुक है रूसो की, क्या नाम है बुक का, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कल मैंने और एक आध दो बुक्स आपको बताई थी, द स्पिरिट ऑफ लॉज, द टू ट्रीटीज, और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय रूसो। When the king rejected this proposal, जब राजा के द्वारा इनके इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया, members of the third state walked out the assembly in protest। तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो उठ के चले गए और असेंबली में क्या करने लगे, बोले प्रोटेस्ट, बोले विरोध कर दिया गया, बोले हमें नहीं करनी ऐसी असेंबली जाए उधर, हम नहीं आएंगे इस असेंबली में। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। और जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, वो अपने आप को क्या देखते थे, बोले हम पूरे राष्ट्र की तरफ से बोलने वाले हैं, बोले हम एक ग्रुप को डिनोट नहीं कर रहे बल्कि पूरे राष्ट्र की आवाज़ को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
ऑन 20 जून द असेंबल इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन ग्राउंड ऑफ वर्साइल। 20 जून को वो सब के सब एक जगह इकट्ठे होते हैं टेनिस कोर्ट में, और जो कहाँ पे है, वर्साइल में। दे डिक्लेयर्ड देम अ नेशनल असेंबली, वो अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते, बोले हम अपने आप में एक नेशनल असेंबली हैं। शो नॉट टू डिस्पर्स दे टिल हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, और एक कसम खाते हैं, एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कि हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ना बना दें। दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च, जो कि क्या करेगा, जो मोनार्च का पावर है, जो राजा का पावर है, राजा की जो शक्तियाँ, उसको लिमिटेड कर देगा, उसके पास जो अनलिमिटेड पावर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। दे वर लेड बाय मिराबियो एबेसियस, और इनको किसके द्वारा समर्थन मिलता है, मिराबियो और एबेसियस के द्वारा। मिराबियो वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली, जो मिराबियो थे वो भी उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, एक राजशाही खानदान में हुआ था। बॉट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विथ अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, लेकिन वो एक नोबल सोसाइटी में जन्म लेने के बावजूद भी जो फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा था वो इसके विरोधी थे। ही वॉट आउट अ जनरल एंड डिलीवर्ड पावर स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल एट वर्साइल। उन्होंने क्या किया कि जो क्राउड वर्साइल में टेनिस कोर्ट में इकट्ठी हुई थी, वहाँ पे एक अच्छा ज़ोरदार भाषण देते हैं, बोले हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे और मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा, सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। एबेसियस ओरिजिनली अ प्रिस्ट, और जो मिराबियो तो बताया मैंने एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, और जो एबेसियस थे और अ प्रिस्ट, ये कौन थे, एक पुजारी थे। रोड द इन्फ्लुएंशियल पम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट, उन्होंने एक प्रिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, एक इन्फ्लुएंशियल पम्पलेट, पम्पलेट का मतलब होता है छोटा सा नोट, तो एक पम्पलेट इन्होंने लिखा, और इस पम्पलेट में क्या लिखा, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, बोले हम बताते हैं कि थर्ड स्टेट क्या होती है, यानी कि जनता की शक्ति क्या होती है। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, जिस समय जो नेशनल असेंबली बिजी होती किस चीज़ में, वर्साइल में एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीड विथ टर्मोइल, और उसी समय फ्रांस में क्या मची हुई थी, उठा पटक मची हुई थी। अ सेवियर विंटर हैड मीन्ड अ बैड हार्वेस्ट, द प्रिंस ऑफ द प्राइस ऑफ ब्राइड, यानी कि एक कड़कती सुबह में हर चीज़ कैसी हो गई थी, एक बैड हार्वेस्ट के तरीके, मतलब जिस तरीके से फसलें ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ख़राब हो जाती हैं, सेम फ्रांस की कंडीशन भी इसी तरीके से ख़राब होती चली जा रही थी। द प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज, जो रोटी की कीमतें थी वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। सेम टाइम हम देख सकते हैं इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान हम जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, उसको देख लेते हैं कहाँ इसके प्राइसेस जो थे 70, 80, 90 चलते थे, आज सेम थिंग डबल हो चुके हैं। तो कुछ कंडीशन इसी तरीके से फ्रांस में उस समय हुई होंगी। After spending hours in long queues at the bakery, crowd of angry women stormed into the shop. जब जो वुमेन्स थी राशन की शॉप में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, घंटों महिलाएं खड़ी हुई हैं, तो अचानक से उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करती हैं, शॉप्स के अंदर घुस जाती हैं। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन टू पेरिस। जब वुमेन्स उसी समय जब वो शॉप्स में घुसती हैं तभी राजा जो है अपने ट्रुप्स को, अपनी सेना को ये ऑर्डर देता है कि जाओ, कहाँ जाओ, पेरिस जाओ। ऑन 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टिल। और उसी समय होता क्या है कि 14 जुलाई को जो गुस्साई भीड़ थी वो क्या करती है, बास्टिल के ऊपर आक्रमण कर देती है और बास्टिल को डिस्ट्रॉयड कर देती है, उसका विनाश कर देती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज बास्टिल, तो हियर आंसर इज दैट कि बास्टिल वाज अ प्रिजन विच वॉज द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च, जो निरंकुश राजाशाही का प्रतीक थी। तो लोग बास्टिल के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। और जब लोगों को एक खबर मिलती है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि राजा जो है अपनी सेना को ये ऑर्डर देता है कि आप जाइए और पेरिस में जाके
तैनात हो जाइए। तो लोगों को ऐसा लगता है कि राजा हमारे ऊपर आक्रमण करवाने वाला होता है। तो राजा के पास क्या थे? वेपन्स थे। जनता के पास क्या था? कुछ नहीं था। तो जनता क्या करेगी? निहत्ती जनता जब आर्म फोर्सेस से लड़ेगी तो क्या होगा? उनकी जान जाएगी। तो उन्होंने सोचा ठीक है, राजा ने भी आर्मी भेजी है तो हम भी ऐसा करते हैं, हम भी तैयार हो जाएंगे, हम भी लड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने जितनी भी ऑफिशियल्स बिल्डिंग थी, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स बनी थी, उनके ऊपर आक्रमण किया। किस होप के साथ? से कि शायद यहाँ पे क्या रखे हों? हथियार रखे हों, उन हथियार को हम उठा लेंगे फिर उससे लड़ेंगे। तो यही कारण था कि उन्होंने बास्टिल के ऊपर क्या किया? अटैक किया। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस। शहरों में एक ये रूमर फैल गया, या अफवाह फैली, गाँव में भी फैली, दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड ऑफ ब्रिगेड्स हु बोर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। यहाँ पे जो लोग थे उनमें अफवाह ये फैल गई कि एक ब्रिगेडियंस आएगी, वो क्या करेगी? जो फसल पकी खड़ी हुई है उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। और डिस्ट्रॉय क्यों कर देगी? कि जनता को कुछ खाने को ना मिले। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked the Chetax। और क्या हुआ कि जब लोगों ने ऐसी खबर सुनी तो लोग काफ़ी भयभीत हो गए। इन्होंने क्या किया? जो उनके पास हथियार थे, किसी के पास कुल्हाड़ी, फावड़ा, जो भी था, उनको इकट्ठा किया और जो राजा के महल बने हुए थे, छोटी छोटी हवेलियाँ थी, उनके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन। इन्होंने क्या किया? जो ग्रेन्स के भंडार बने हुए थे उनको लूट लिया। एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैनोरियल ड्यूज। और जो डॉक्यूमेंट उनमें रखे हुए थे जिसमें उनका ब्यौरा था कि इनके ऊपर इतना ड्यू है, इनके ऊपर इतना ड्यू, सबको जला दिया। बोले जब कोई आपके पास प्रूफ ही नहीं बचेगा तो हमें किस बात के ड्यूज देने पड़ेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लैड फ्रॉम देयर होम। जब इस तरीके से जनता गुस्से में आई, हवेलियों के ऊपर आक्रमण कर दिया, राजा के महलों के ऊपर आक्रमण कर दिया, जो जमींदार थे उनकी कोठियों को लूट लिया, तो बेचारे डर के मारे अपने अपने घरों को छोड़ के भाग गए। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। और कई जो हैं अपना घर छोड़ के भागे, तो कई लोगों ने बगल वाले जो कंट्रीज़ थी वहाँ पे जाके शरण ली। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी जान को बचाया। अब ऐसा करते हैं कि स्टॉप करते हैं इसको, और जो रिमेनिंग होगा वो कल नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और जो भी मेन पॉइंट्स कुछ मैंने बताए हैं, जैसे इसमें इल्ले क्या था, मैनोर कौन थे, चैटेक्स क्या था, ये कुछ जो मेन दिए गए हैं आपके बॉक्सेस में, उनको आपको पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। और एक काम और करना है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जो कमिंग वीडियोज़ आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।